गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी स्टेट PSC एग्ज़ाम्स के लिए सी सेट की सीरीज, या फिर जो आपका पेपर सेकंड होता है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांट सेक्शन के, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। MPPSC के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं जो अब तक पूछे गए हैं इस सीरीज में। UPPSC के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। RS के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा अब हमारा चल रहा है MPSC का सेक्शन, मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक भी इरिलेवेंट सवाल नहीं देखने को मिलेगा कि ये कुछ हटके है, जानबूझकर बनाया गया सवाल है। सारे के सारे वही क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। आज इस सीरीज़ का हमारा सेट नंबर 10 है। एक ज़रूरी बात, ये अपना टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वाला पार्ट है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, जहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं इस पर्टिकुलर स्टेट से आता हूँ और हमारे भी पेपर सेकंड के अंदर क्वांट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा करें, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो पर्टिकुलर वेबसाइट है PSC के लिए, उस पर जाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे के सारे जितने भी सेट हैं, 10 सेट हैं, 5 सेट अवेलेबल हैं, सारे के सारे डाउनलोड करें और उनको आप इस डाउट ग्रुप पर सेंड कर दें। इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी ही उनको डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आपके सामने एक सवाल है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया ये एक सवाल था। सवाल की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार के लिए आप इसे इंग्लिश के अंदर रीड कर लें, जिन भी बच्चों की इंग्लिश की लैंग्वेज है। उसके बाद ये सवाल मैं आपके सामने हिंदी में रख दूंगा और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। कह क्या रहा है, पर्सन वांट्स टू ऑफर लोटस फ्लावर्स टू 3 टेम्पल्स दैट वर अराउंड द पॉन्ड। कि एक आदमी है जो कमल के फूल है वो चढ़ाना चाह रहा है 3 मंदिरों में जो एक तालाब के आसपास ही हैं। एज ही was about to pluck the flowers, he heard a voice of the pond deity। यहाँ पर क्या कहा इसने कि जैसे ही वो फूल तोड़ता है तालाब से, तो वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। She announced following condition for plucking flowers। कि उस आवाज़ ने कुछ कंडीशन रखी फूल तोड़ते टाइम कि बिफोर गोइंग टू ईच टेम्पल यू शुड वॉश ऑल द फ्लावर्स दैट यू हैव इन द पॉन्ड। कि आप क्या करोगे, मंदिर जाने से पहले आपने जितने भी फूल तोड़े हैं उनको उस तालाब में धोओगे। रिमेंबर दैट व्हेन यू वॉश फ्लावर्स इन द पॉन्ड देयर क्वांटिटी इज डबल। और ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप फूलों को उस तालाब के अंदर धोओगे या धुलोगे, तो उस केस में उनकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। यू शुड ऑफर इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स टू ईच डाइटी विदाउट वॉशिंग वेस्टिंग एनी फ्लावर्स। कि आपको हर एक देवता को क्या करने हैं, समान फूल चढ़ाने हैं और किसी भी फूल का वेस्टेज नहीं करना है। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में 2 फूल आपके पास बच गए। हर एक देवता को, यानी हर एक मंदिर के अंदर सेम फूल चढ़ाने हैं। देयर शुड बी नो एनी फ्लावर लेफ्ट विद यू व्हेन यू लीव द लास्ट टेम्पल। और जब आप आखिरी मंदिर पर फूल चढ़ाएंगे तो आपके पास एक सिंगल फूल नहीं बचना चाहिए। यू आर अलाउड टू प्लक फ्लावर्स ओनली वंस। और आपको सिर्फ एक बार फूल तोड़ने की इजाज़त है। बाकी तो क्या करोगे, एक बार आपने फूल तोड़ लिए, उनको धुलोगे, पहले मंदिर में चढ़ाओगे, वापस आओगे, फूलों को धुलोगे, फिर दूसरे मंदिर में जाओगे, वहाँ चढ़ाओगे, फिर वापस तालाब पर आओगे, फिर उनको धुलोगे और तीसरे मंदिर में चढ़ाने हैं आपको। यू आर अलाउड टू प्लक फ्लावर्स ओनली वंस। सेलेक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स द पर्सन शुड प्लक टू बिगन विद एंड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ही ऑफर टू ईच डाइटी। इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहा है कि मिनिमम से मिनिमम, कम से कम वो कितने फूल तोड़े और उनको मंदिर में चढ़ाए, और हर एक मंदिर में कितने फूल चढ़ाने हैं। सवाल आपके सामने, इंग्लिश वाले स्टूडेंट से मेरे ख्याल से इसको अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब थोड़ा सा हिंदी में आ जाते हैं। बातें तो खैर मैंने आपको सारी बता दी हैं, फिर भी अगर आप एक बार फिर पूरी लैंग्वेज को रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर दें और पूरी लैंग्वेज को रीड करें। इसका जो ऑल ओवर कंक्लूजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि आप मान लो मंदिर के अंदर जा रहे हैं, कोई तालाब है, उसके आसपास 3 टेम्पल हैं या 3 मंदिर हैं। आप सोचते हैं कि कमल का फूल यहाँ पर चढ़ाऊंगा मैं, तो जैसे ही आप तालाब के अंदर कमल का फूल तोड़ने जाते हैं या कमल के कई सारे फूल तोड़ने जाते हैं, तो तालाब से एक आवाज़ आती है।
तालाब का देवता आपको ये कहता है कि भाई फूल आपको एक ही बार तोड़ने हैं, हर एक मंदिर के अंदर आपको सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स चढ़ाने, मतलब हर एक मंदिर के अंदर समान संख्या में आप फूल चढ़ाएंगे। प्रोसेस क्या है, यहाँ से फूल तोड़े आपने, उनको धुलोगे, धुल करके जैसे ही आप उनको धुलोगे वो क्या हो जाएंगे, डबल। फिर आप पहले मंदिर में जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, फिर वापस तालाब पर आएंगे, उनको धुलेंगे, डबल हो जाएंगे, फिर दूसरे मंदिर में चढ़ाएंगे, फिर वापस तालाब पर आएंगे, उनको धुलेंगे और तीसरे मंदिर में पूरे के पूरे फूल आप चढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के असल में मैं प्रोसेस बताऊं तो मामला क्या है, पहले आपने फूल तोड़े हैं, यहाँ पर कितने हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ फूल आपने तोड़ लिए, इनको आप पहले तालाब में धुलोगे और ये क्या हो जाएंगे, डबल, और फिर क्या करोगे, आप पहले मंदिर में इनको चढ़ा दोगे। ठीक है, ये मैंने मान लिया। फिर क्या करोगे, यहाँ जितने भी आपके पास बचे हैं फिर से आप तालाब में इनको धुलोगे और इन फूलों को लेकर के आप क्या करोगे, दूसरे मंदिर के अंदर इनको चढ़ा दोगे। ठीक है, ये मंदिर ऐसे मैं बना लेता हूँ। फिर यहाँ पर आपके पास जितने भी बचे हैं उनको फिर से आपको धुलना है, ये डबल हो जाएंगे और इन सभी के सभी को क्या करेंगे, आप तीसरे मंदिर के अंदर चढ़ा देंगे। हल्का सा डायग्राम स्क्रीन में गया, मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। दो तरीके हैं आपके पास, एक आपका तरीका है कि मैथ्स क्या कहता है इसके बारे में, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आपका कॉमन सेंस क्या कहता है। कॉमन सेंस का सीधा मतलब ये है कि एग्जाम में आपके सामने ये सवाल आ गया, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंट के 2 या 3 सालों के अंदर इस सवाल को पूछा है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया तो डील करने का बेहतर तरीका क्या है, या तो आप ऑप्शंस की हेल्प ले लें या फिर मैथ्स के हिसाब से चल लें। ठीक है, मैथ्स ऐसे सवालों को कहता है कि आप हमेशा ही क्या करें, इनकी रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करें, उसी केस में आपके सवाल इजी हो सकते हैं। रिवर्स डायरेक्शन क्या होगा, मैं मान लेता हूं यहाँ पर जितने भी फूल थे चढ़ाने से पहले धुले होंगे, ये 2x रहे होंगे, इनको x मानोगे, ये 2x होंगे, फिर इसमें चढ़ा दिए होंगे कुछ आधे आधे आधे। अब रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करते टाइम भी आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जो कॉमन कंडीशन आपकी बन रही है उसके हिसाब से कुछ आप नंबर्स मानोगे। ठीक है, वो नंबर्स क्या होंगे तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि भाई यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ठीक है, तो डबल डबल डबल, तो आप क्या मान लो, 8x फूल मान लो। आपने क्या किया, आखिरी मंदिर में 8x फूल चढ़ा दिए। ठीक है, इसका मतलब इनको इस मंदिर के अंदर आपने 8x फूल चढ़ा दिए हैं, तो इनको धुला होगा, तो धुलने के बाद ये डबल हुए होंगे। तो इसका मतलब जब आप तालाब में इनको लेकर गए थे तब आपके पास कितने फूल थे, 4x। ठीक है भाई, 4x आपके पास तालाब के अंदर फूल थे। अब एक बात बताना, जितने भी यहाँ पर आपके पास फूल थे, जितने भी फूल थे आपने इस मंदिर के अंदर चढ़ाए थे, और मंदिर के अंदर कंडीशन क्या है, हर एक मंदिर के अंदर इक्वल फूल चढ़ाने हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ भी 8x फूल ही चढ़ाने हैं, यहाँ पर भी आपको 8x फूल ही चढ़ाने हैं। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मैं हल्का सा साइड में कर देता हूँ ताकि आपको तीसरा मंदिर भी थोड़ा सा दिखाई दे जाए। देखो, इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैथ्स क्या कहती है, इस टाइप के क्वेश्चंस की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करें और कुछ ऐसी चीज़ों को माने जिससे कि मामला आसान हो जाए। आपको पता है फुल डबल हो रहे हैं, फिर डबल हो रहे हैं, फिर डबल हो रहे हैं, तो बेटर क्या रहेगा, 2 × 2 × 2 आप 8 फूल मान लो, 8x फूल मान लो, बेटर ये रहेगा। आप क्या कर रहे हो, हर एक मंदिर के अंदर 8x फूल चढ़ा रहे हो। ठीक है, आखिरी मंदिर में आपने सारे चढ़ा दिए, इसमें भी 8x चढ़ाया आपने, इसमें भी 8x चढ़ाए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप रिवर्स डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। 8x फूल इस मंदिर के अंदर चढ़े, इसका मतलब आपने उनको पहले तालाब में धुला होगा, तो आपके पास जितने चढ़े उससे आधे थे, तभी वो डबल हो गए। ठीक है भाई, इस मंदिर में 8x आपने चढ़ा दिए, फिर आपके पास 4x फूल बच गए, उन्हीं को आपने धुल करके डबल किया था, तो यहाँ धुलने के बाद आपके पास टोटल 12x फूल थे, तो इसका मतलब ये डबल हुए हैं, तो यहाँ पर कितने फूल रहे होंगे आपके पास, 6x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि भाई 6x फूल है आपके पास, उनको आपने डबल कर लिया, वो 12 हो गए, 8 चढ़ा दिए, 4 बचे, वो डबल होकर के 8 वहाँ चढ़ा दिए। अब यहाँ पर देखो 8x इसने फूल चढ़ा दिए हैं, 6x इसके पास बचे, उनको तालाब में धुला, इसका मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर उसके पास कितने थे, 7x। कैसे भाई, 8x मंदिर में चढ़ा दिए, 6x उसके पास बचे, 8 और 6 14, धुला होगा पहले, इसका मतलब उसके पास इनिशियल लेवल के ऊपर कितने फूल थे, 7x।
ये उसने तोड़े थे। अब वो कह रहा था कि मिनिमम कितने फूल तोड़े, 7x उसे तोड़ने पड़ेंगे। तो आप क्या कहोगे भाई, x की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू x की 1 हमने रख दी है, तो वो क्या करे, 7 फूल तोड़े। 7 फूल उसने तोड़ दिए। हर एक मंदिर में कितने चढ़ाए, 8x चढ़ाए। तो x की वैल्यू 1 आपने ली है, तो 8x वो मंदिर में चढ़ाएगा। ये आपका आंसर होगा। मैच करवाना चाह रहे हो तो देखना, आदमी ने क्या किया, 7 फूल तोड़े, उनको पानी के अंदर धुला। ये कितने हो गए, धुलने के बाद जस्ट 14 हो गए। 8 उसने एक मंदिर में चढ़ा दिए, उसके पास कितने बचे, 6। 6 को उसने एक तालाब के अंदर धुला, तो वो 6 और 6 12 हो गए। इसमें से 8 उसने फिर चढ़ा दिए, उसके पास कितने बचे, 4। 4 को फिर वो तालाब के अंदर धुलेगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। आपका ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये तो हो गई भाई आपकी मैथ्स की अप्रोच। कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर मेरे नहीं समझ में आ रहा क्या मामला हो रहा है, ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, बाई ऑप्शन चले जाओ। सेकंड मेथड क्या होता है इन सवालों का, बाई ऑप्शन। पहली जो आपको वैल्यू दे रखी है ऑप्शन ए की ही मैं बात कर लेता हूं, 10 और 10। ठीक है, 10 क्या बताता है पहले वाला, कि उसने कितने फूल शुरुआत न्यूनतम संख्या का, फूलों की न्यूनतम संख्या का चयन करे जिससे व्यक्ति को शुरू करना चाहिए। न्यूनतम संख्या के फूल जो वह प्रत्येक देवता को प्रदान करता है। ये वो फूल हैं जो उसने तोड़े हैं, और ये वो फूल हैं जो देवता को चढ़ाता है। तो इनिशियल लेवल पर अगर वो 10 फूल तोड़ेगा, पानी में धुलेगा, 20 हो जाएंगे, 10 उसने चढ़ा दिए। फिर पानी में धुलेगा, 20 हो जाएंगे, 10 उसने चढ़ा दिए। फिर पानी में धुलेगा, 20 हो जाएंगे, तो आखिरी को 20 चढ़ाने पड़ेंगे। ये गलत हो गया। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं तो वो 7 और 8, ये तो खैर अपनी कंडीशन जस्टिफाई हो ही रही थी। सी को अगर आप चेक करते, 4 और 7, 4 फूल तोड़ता, पानी में धुलता, 8 हो जाते, देवता को कितने चढ़ाने, 7। एक ही फूल बचा, पानी में धुला, डबल हो गया, लेकिन चढ़ाने कितने हैं, 7। तो ये वैसे गलत हो गया। ऑप्शन डी के अंदर क्या कह रहा है, 6 और 10, 6 फूल उसने तोड़े, पानी में धुले, 12 हो गए, 10 चढ़ा दिए, 2 बचे। फिर 2 को धुलेगा, 4 बन जाएंगे, लेकिन चढ़ाने कितने हैं, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इस सवाल को बाई ऑप्शन जाते तो भी ये काफ़ी आसानी से हो जाता, एकदम इजी तरीके से। ध्यान क्या रखना था, बस कंडीशंस का। तो ये दोनों तरीके बनते हैं। तो यहाँ पर मेरा देखो प्राइम फोकस क्या रहता है, उस बात को समझो। एक तो हम लोग कोई भी इरिलेवेंट सवाल नहीं यहाँ पर डील करते, क्योंकि रिलेवेंट क्वेश्चंस ही बहुत सारे हैं। इतने अथाह पेपर्स हैं, इतने सेट हो चुके हैं कंप्लीट, काफ़ी सारे अपने पास क्वेश्चंस हैं। तो पहली बात तो हम सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चंस को ही डील करते हैं। बात नंबर 2, मेरा प्राइम फोकस सिर्फ ये नहीं रहता है कि क्वेश्चंस को मैथ्स क्या कहती है उसके हिसाब से डील करवा लो। कुछ सवाल एकदम बेसिक होते हैं तो मैथ्स के हिसाब से कर लेना या कॉमन सेंस से कर लेने से ही आपका काम चल जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बड़े टिपिकल होते हैं तो आपको एक हिंट दिया जाता है कि जैसे यहाँ पर हमने देखा इनकी रिवर्स डायरेक्शन फॉलो कर दी है, नंबर्स क्या मानने हैं ये बात हमने देखी। एक तरीका हमने ये देख लिया कि अगर ऐसा सवाल आता है भविष्य में भी तो उससे घबराना नहीं है, बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, वो भी एक आपकी अच्छी चॉइस होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करना जरा क्या कह रहा है। और किसी भी टाइप के अगर आपको इश्यूज लगते हैं तो एटलीस्ट आप कमेंट सेक्शन में वो बातें बताएं। अगर कोई सच में जेन्युइन इश्यू है और आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल हम जल्दी ही आने वाले ही सेशंस के अंदर उन चीज़ों में सुधार कर देंगे। सेशन ठीक भी लगते हैं कि हाँ सर समझ आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, तो भी एटलीस्ट आप कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें भी एक आइडिया रहे। कंटेंट को लेकर आपको निश्चिंत रहना है, सारा का सारा आपको रिलेवेंट कंटेंट ही करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, 6 पुरुष और 5 महिलाओं के एक समूह में से एक 5 सदस्यीय कमेटी बनानी है। आपके पास आदमी कितने हैं, 6। नंबर ऑफ मैन आपके पास 6 है, नंबर ऑफ वुमन आपके पास है 5, और इनको यूज करके आपको एक 5 लोगों की कमेटी बनानी है। अब क्या कह रहा है कि 3 पुरुषों और 2 महिलाओं के साथ समिति कितने अलग अलग तरीकों से बनाई जा सकती है। शर्त यह है कि आपको 3 पुरुष लेने हैं इस कमेटी के अंदर। आपके पास आदमी है कितने, 6, तो क्या करोगे आप 6 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करोगे, 6C3 कॉम्बिनेशन हो गए आपके पास। कमेटी में क्या होने चाहिए, 3 आदमी होने चाहिए, और आपके पास 2 महिलाएं। महिलाएं कितनी है, 5, 5 में से 2 को आपने सेलेक्ट कर दिया।
अगर आप कंटिन्यूस सवालों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पीछे मैंने आपको ये एंड केस, जो इंग्लिश में एंड होता है जिसे मल्टीप्लाई लिखा जाता है, और केस इंग्लिश में जो और लिखा जाता है जिसकी वजह से एडिशन होता है, इस बात को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर कमेटी में क्या रखना है, 3 आदमी रखने हैं एंड 2 महिलाएं रखनी हैं, इसलिए बीच में मल्टीप्लाई आ गया। ये जो पार्ट है ये इजी है। अब एग्जाम में अगर हम इसकी शुरुआत करते तो यहाँ से करते कि 6 में से 3 ले लो, 5 में से 2 ले लो, तो 6C3 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, नीचे 3 दिया होता है 3 तक चलाओ, यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 5C2 2 बार चलाना है, 5 गुणा 4 नीचे 2 इंटू 1 आ जाएगा। 6 से 6 कट गया, 2 से काटोगे 2 बार, 5 गुणा 4 20 और 5 गुणा 2 10, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया 20 इंटू में 10, 200 हमारा यहाँ पर हो गया रिजल्ट। ये जो पार्ट है ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये एग्जाम में करने लायक नहीं होता, ये डेटा वही है जो आपको गिवन है और ये चीज़ वो है जो मैंने आपको समझा दी है। थोड़ा सा पार्ट ये था, इसके बारे में भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना क्या कहा। देखो, 2 छात्र या 2 स्टूडेंट एक्स और वाई ने अपने घरों तक पहुंचने के लिए अपने स्कूल से चलना शुरू किया। वे 1.5 किलोमीटर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चले, फिर प्रत्येक ने अपने दाहिने ओर मुड़कर 2 किलोमीटर पैदल चले और घर पहुंचे। उनके घरों के बीच की दूरी क्या है? इजी सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन का हर एक क्वेश्चन मान के चलो इजी होता है। ये मान लेता हूं मैं उन बच्चों का स्कूल है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो एक अगर स्टूडेंट इधर चला गया, कितना चला है भाई 1.5 किलोमीटर, दूसरा चला है कितना 1.5 किलोमीटर, ठीक है। 1.5 किलोमीटर ये स्टूडेंट चला, इस तरफ जाएगा, राइट हैंड इसका ये होगा, लेफ्ट ये होगा। 1.5 चलने के बाद इसने क्या ले लिया राइट, और उसके बाद कितना चलता है ये 2 किलोमीटर चल गया, और ये इस बच्चे का घर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये स्टूडेंट इस टाइप से जा रहा होगा, राइट हैंड इसका इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। 1.5 किलोमीटर चला, इसने राइट लिया, मतलब इस साइड में मुड़ गया, ये मुड़ गया। इसके बाद कितना चला यहाँ से यहाँ, इसके बाद ये चला 2 किलोमीटर, ये दूरी आ गई 2 किलोमीटर, ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं, इनके घरों के बीच की दूरी, तो यहाँ से इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, ये स्ट्रेट में ही आएगा। स्ट्रेट में क्यों आएगा, क्योंकि 90 डिग्री ये बना रहा है, 90 डिग्री ये 1.5 1.5 ये 2 ये 2, तो ये एज इट इज आपको डिस्टेंस सीधे सीधे स्ट्रेट मिल जाएगी। अब हमें फाइंड करना है कि भाई यहाँ से लेकर ये वाली दूरी कितनी है, और फिर यहाँ से लेकर स्कूल तक की दूरी कितनी है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एक बच्चे का होम मैंने मान लिया फर्स्ट, और ये दूसरे बच्चे का होम मैंने मान लिया सेकेंड, इनके बीच का गैप आ जाएगा। तरीका क्या है भाई, इसके थ्रू निकाल लो। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर करोगे 225, 2.25, तो फाइनली कितना निकल के आएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का 2.25, कितना आ गया भाई 6.25। सोल्व करोगे 625 होता तो 25 बनता, लेकिन 2 प्लेस पर पॉइंट है तो एक पर लगा दोगे 2.5, ये बन गया। ऐसे ये 2.5 बन गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। या फिर और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी एक ट्रायंगल को सोल्व करने के लिए थोड़ा और भी कॉमन सेंस लगा सकते थे। ये दूरी 2 है, ये 1.5 है, दोनों को 10 से गुणा कर दो, ये हट जाएगा। अब सोल्व कर देते हैं, ये 3 रेशियो में कितना आ गया 4, 3 और 4 की वजह से कितनी 5। अब ओरिजिनल कंपैरिजन पर आ जाओ कि एक्चुअल में जो आपका 4 है वो किसको बताता है। एक्चुअल में 4 2 किलोमीटर को हाफ किया, तो 5 का भी हाफ कर दोगे तो ये दूरी 2.5 किलोमीटर ये आ गई, ये भी 2.5 किलोमीटर, दोनों ऐड हो जाएंगे। और बाकी अगर सीधे कर सकते हो तो कोई इश्यू है नहीं। खेल क्या है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, अगर आप इजी वे में इस क्वेश्चन की इमेजिनेशन कर सकते हैं तो इस सवाल में कोई भी दम वाली बात नहीं थी, बड़ी ही आसानी से ये सोल्व हो जाता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो।
देखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने क्या कहा, एक कक्षा में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं, ठीक है। 3 छात्रों को यादृच्छिक पर चुना जाता है, मतलब रेंडमली 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। टोटल 25 है, कोई भी 3 ले आए और वो सिलेक्शन हो गया। संभावना है कि एक लड़की और 2 लड़कों का चयन किया गया है। ये प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि जब आपने 3 लोगों को सिलेक्ट किया है तो उसमें से एक आपके पास लड़की है और 2 लड़के हैं। तो देखना जरा, यहाँ पर इस क्लासरूम में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं भाई, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं आपके पास 15, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कितने हैं आपके पास 25। 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी मीन्स फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। इसका मतलब अनुकूल दशाएं बटा में कुल दशाएं। क्या करना है भाई, अनुकूल दशाएं क्या है, कुल दशाएं क्या है। टोटल केसेस का मतलब सिंपल सा होता है कि आपके पास लोग कितने हैं 25, आप सेलेक्ट कितना करना चाहते हो, रेंडमली 3। तो टोटल केसेस क्या होंगे, 25 पर्सन्स में से 3 को सेलेक्ट करने के तरीके, 25C3। फेवरेबल केसेस क्या होता है, जो सवाल की कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन तीनों में से एक लड़की होगी और 2 लड़के होंगे। एक लड़की होनी चाहिए, तो लड़की आपके पास 10 है, 10 गर्ल्स में से एक को सेलेक्ट कर लिया और एंड आ गया, मतलब मल्टीप्लाई। 15 बॉयज़ हैं, बॉयज़ में से 2 को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक। इतना कुछ अगर आपको पता है तो मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम में आप यहाँ से स्टार्ट ले सकते थे। क्या भाई, 25 में से 3 सेलेक्ट करना है, तरीके क्या होंगे, 25 इंटू 24 इंटू 23। डिवीज़न में 3 बार चल रहा है तो फैक्टोरियल 3 जिसे लिखा जाता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 10 में से एक सेलेक्ट करने के तरीके 10 अपॉन में 1, और इसे क्या करोगे, 2 बार चलाओगे, 15 इंटू 14 अपॉन में 2 इंटू 1। ये इतना सा काम आपको करना था। इसे कर दो भाई कैंसिल आउट। देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा, 7 टाइम्स हो गया। 6 से काटोगे इसको, ये 4 बार कट गया। इसे मैं 5 गुणा 5 पढ़ूँ तो 1 5 इससे कट जाएगा, 1 5 इससे कट जाएगा। कितना आ गया भाई, 7 गुणा 3 21 गुणा में 2 42, 42 डिवाइड बाई 24 गुणा में 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इस 2 को भी कैंसिल आउट कर दो भाई, यहाँ पर 2 आ गया। दिखने में थोड़ा सा हो सकता है अजीबोगरीब बन गया हो। 7 इंटू 3 21 अपॉन में 23 इंटू 2 46। तो ये आपका यहाँ से हो गया रिजल्ट करेक्ट, ठीक है। ऊपर वाला जितना भी पार्ट है ये डेटा आपको गिवन है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का ये आपका एकदम बेसिक पार्ट होता है, और कैलकुलेशन कैसे की जाती है आपको वैसे भी सिखाया जाता है। बैंकिंग की एग्जाम होती तो उसके अंदर और भी चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट होती, कैलकुलेशन के बेसिस पर। अंडरस्टैंडिंग सेम काम करती है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना जरा, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। क्या कहा कि एक चुनाव में इलेक्शन की बात चल रही है, मतदान शक्ति का उपयोग 8% मतदाताओं द्वारा नहीं किया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। चुने गए उम्मीदवार को कुल वोटों में से, एक तो काम की बात यहां पर सुनो, कुल वोटों में से 48% वोट मिले और उन्होंने दूसरे उम्मीदवार को 1000 वोटों से हराया। अमूमन एक स्टूडेंट गलत अंडरस्टैंडिंग क्या बना लेता है यहाँ पर कि कुल मिलाकर के 100% वोट थे आपके पास, 8% लोग नहीं गए, तो जितने भी लोग गए वो 92% थे। इन गए हुए लोगों में से एक को 48% वोट मिल गए और ये जीत गया, तो दूसरे को डाले गए वोटों का कितना मिला, 52%। एक तो कॉन्ट्राडिक्शन यही आ जाता है कि यार ये 48% लेकर के भी जीत गया और ये 52 से भी हार गया। इसका मतलब ये लैंग्वेज आप सही नहीं फॉलो कर रहे हो। अगर आपने ऐसी कोई एरर नहीं की है तो अच्छी बात है, लेकिन अमूमन स्टूडेंट क्या मान लेता है कि जितने वोट डाले उसके बाद जितने बचे उसमें से, तो क्या उसने कहीं रिमेनिंग का कोई केस दिया है, नहीं दिया। तो जानबूझ करके आपको रिमेनिंग का केस नहीं लगाना, सीधे सीधे क्या करते भाई, कुल मिला करके आपके पास 100 वोटर्स थे, ठीक है। इनमें से क्या हुआ, 8 लोग वोट देने नहीं गए,
फिर क्या कहा, इस चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे, चुने गए उम्मीदवार को कुल वोटों में से 48 मिले। क्या इसने कहा कि डाले गए वोटों में से उसे मिले 48%? नहीं कहा। टोटल जितने भी थे, इसका मतलब टोटल 100 थे, 8 लोग तो वोट देने ही नहीं गए, 48 लोगों ने इससे वोट दिया जितने भी थे उसका, तो ये क्या हो गया, विनर। हारने वाले को कितने मिलेंगे, 48 8 56, हारने वाले को 44 मिले, ये लूजर हो गया। अब देखना कितने वोटों से जीता भाई, ये जीता है 4 से। 4 किसको बताता है, 4 बताता है 1100 को। किससे गुणा किया, तो 4 इसमें डिवीजन कर दोगे, 4 का 2 बार, 3 बचा 7 बार, और फिर आपके पास 2 बचा 5 बार। तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई करना था 275 से। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपके पास कितने हो जाते हैं यहाँ पर, 27,500, ये आपका रिजल्ट आता। बस एक पार्ट ये चैलेंजिंग है यहाँ पर, इसमें भी आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। अगर रिमेनिंग की डायरेक्शन आपने फॉलो कर ली जानबूझ करके, जो इस क्वेश्चन का पार्ट है, तो उससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि 52% वोट लाने वाला हार रहा है, 48 वाला जीत रहा है, जो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। और जब तक एग्जामिनर आपको ये नहीं कहे कि जितने भी वोट्स डाले गए हैं, जितने भी वोट्स पोल हुए हैं, उनका इतने % इसको मिला है, तब तक आप उस बात को नहीं लगाएंगे, तब तक आप हर एक बात को सीधे सीधे जो डेटा दिया है उसके बेसिस पर रिलेट करेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखना जरा ध्यान से, लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुछ भाग साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। उसने पैदल कितनी दूरी तय की। देखो एक तरीका तो ये है कि आप कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहते, आपको ये पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। तो मैंने ये मान लिया कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की, तो मैंने ये मान लिया कि वो जो पैदल चलता है, पैदल जब वो चलेगा, ऑन फुट जब चलेगा, तो वो टी टाइम लेगा, ठीक है। और इसके बाद वो क्या करता है, कुछ भाग साइकिल से, और जब वो साइकिल से दूरी तय करेगा तो टाइम कितना लेगा, टोटल 5 घंटे हैं, टी उसको पैदल चलने में लग गए हैं, तो 5 - t आवर्स लेगा। सोल्व करोगे तो क्या कर सकते थे कि अभी पैदल चलता है तो 6 की स्पीड है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, ये लिख दिया, टाइम कितना है t, हो गया। ये कुछ डिस्टेंस कवर की, फिर वो क्या करता है, साइकिल से स्पीड कितनी है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, तो आप कहोगे कि 5 - t। दोनों डिस्टेंस मिला करके कितनी होंगी, 42 किलोमीटर लिखा जा सकता है। अब आपको ये बात सोल्व करनी है। सोल्व करोगे तो देखो 10 × 5 50, 42 इधर आ जाएगा तो 8 आ गया, इक्वल्स टू में 6t है, माइनस का 10t है, 10t उधर चला गया, 6t इधर से उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 में से 6 चला गया, 4t। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2r। पैदल आदमी कितना चलता है, कितनी देर चलता है, 2 घंटे। यही बात आप रिलेट करवा के यहाँ से इसने जो दूरी पैदल तय की है वो कितनी हो जाएगी, 6 × 2 12 किलोमीटर। ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। तो एक तरीका तो आपका ये होता है कि कुछ भी आप अनवांटेड नहीं सोचना चाहते तो उस तरीके से इसे ऐसे डील किया जा सकता है। दूसरा तरीका होता है कि आप एक बेस वैल्यू को डील कर लो। बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि आप जो भी वैल्यू मानोगे उसके हिसाब से डील करोगे, और अमूमन हम क्या करते हैं, जो कम वाली वैल्यू है उसके हिसाब से डील करते हैं। कैसे कि भाई जब आदमी पैदल चलेगा तो हर एक घंटे कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर। और जब आदमी साइकिल से चलेगा तो हर एक घंटे कितनी दूरी तय करेगा, 10। 6 तो करेगा ही करेगा, हर घंटे 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चलेगा। तो आप ये देखते हो कि भाई वो चाहे साइकिल से चले चाहे वो पैदल चले, 6 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा। जर्नी उसकी 5 घंटे की है, इसका मतलब 30 किलोमीटर जर्नी तो उसकी कवर होगी होगी। लेकिन उसने कवर कितनी की है, 42। तो मुझे एक बात बताओ, ये 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कहाँ से आ गई, तो आप कहोगे ये देखो साइकिल से जब चलता है तो हर घंटे 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो आप कहोगे कि भाई ये एक्स्ट्रा जो स्पीड है
ये इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को कवर करेगी। एक्स्ट्रा डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब वो 3 घंटे इस स्पीड से चलेगा। और ये स्पीड जो है वो कौन से वाले पार्ट के पास है, तो आप कहेंगे कि भाई ये जो स्पीड एक्स्ट्रा वाली है ये साइकिल के पास है। इसका मतलब आदमी क्या करेगा, 3 घंटे साइकिल से चलेगा। हमें तो पैदल का फाइंड करना था, तो इसका मतलब आदमी 2 घंटे पैदल चलेगा, क्योंकि जर्नी जो है वो आपकी 5 घंटे की है। पैदल की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के वो पैदल जो जर्नी तय करेगा वो 12 किलोमीटर है। अगर आप बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट प्रीफर करते हैं तो ये क्वेश्चन माइंड में हो जाता है। मेरे साथ एक बार सोचने का प्रयास करना। आपको स्पीड्स जो गिवन है वो कितनी कितनी दे रखी है, 6 और 10। पैदल 6 है, साइकिल से 6 + 4 मान ली। 6 किलोमीटर तो उसे चलना ही है, चाहे वो साइकिल से चले चाहे वो पैदल चले, हर घंटे स्पीड मेंटेन होगी। 5 घंटे में 30 चल लिया, 12 और चलना है। 12 कैसे कवर होंगे, साइकिल से, क्योंकि 4 किलोमीटर हर घंटे एक्स्ट्रा जाएगी। एक्स्ट्रा किलोमीटर 12, एक्स्ट्रा स्पीड 4, कितने घंटे चला 12/4। 3 घंटे साइकिल से वो चलता है। 3 घंटे साइकिल से चला, जर्नी 5 घंटे की है, तो 2 घंटे क्या होगा, पैदल चलेगा। 2 घंटे पैदल चल रहा है, स्पीड उसकी कितनी है पैदल की, 6 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई कर दो, 12 किलोमीटर जर्नी वो पैदल तय करेगा। ये आपका हो गया यहाँ से रिजल्ट। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखना जरा। लैंग्वेज को सबसे पहले रीड किया करो, नोटबुक और पेन अपने साथ रखा करें, जिससे क्या है अगर उसे तुरंत के तुरंत अटेम्प्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। देखना जरा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि एक आदमी 800 रुपए की कुल कीमत पर 2 घड़ियां ए और बी खरीदता है। एक आदमी 800 रुपए में, टोटल कॉस्ट है दोनों की, दोनों घड़ी उसने 800 में खरीदी है, वो चीज़ ए और बी। वह समान विक्रय मूल्य पर दोनों घड़ियां बेचता है और घड़ी ए पर 18% का लाभ कमाता है और घड़ी बी पर 22% का नुकसान होता है। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, जो आपके पास वॉच ए है उसे उस पर होता है 18% का प्रॉफिट और बी के ऊपर क्या है 22% का लॉस। देखो क्वेश्चन में सीपी क्या है, तो टोटल सीपी तो पता है, मैंने एक घड़ी की सीपी मानी ए, दूसरी की मानी बी, और कुल मिलाकर के कितने रुपए है सीपी 800 रुपए। एक बात उसने और कही कि दोनों ही जो वॉचेज हैं, दोनों ही घड़ियां जो हैं, उनकी सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है यहाँ पर इक्वल। पहली वॉच उसने ए रुपए में खरीदी थी, 18% का प्रॉफिट हुआ, ये अपने आप में 100% है। सेलिंग प्राइस निकालोगे तो ए का 118% आ जाएगा। इक्वल्स टू में देखना, वॉच बी की अगर हम लोग बात करें तो बी को उसने कितने में बेचा है 22% लॉस में। 100% सीपी है, 22 का लॉस कर दोगे तो कितने में बेचोगे 78% में। परसेंटेज कैंसिल आउट, ए अपॉन बी, घड़ी ए की कीमत और बी की कीमत का हमें यहाँ से रेशियो चाहिए। सोल्व करें अगर हम लोग तो 2 से तो सीधे सीधे ही कट रहा है 59, और ये कितना आ गया भाई 39। बी इधर चला गया तो ऊपर 39 है, नीचे आपका 59 है। दोनों का जब आप एडिशन करेंगे 9 9 18, 5 3 8 और 1 9, 98 आ गया। 98 जो है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करता है, दोनों की कीमत जो कितनी है 800 रुपए। तो लगभग मैंने किससे गुणा किया, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये जो मेरी पास वैल्यू है ये 100 होती तो 8 से गुणा करते, 100 से थोड़ी कम है तो 8 पॉइंट कुछ से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में समस्या क्या आती है, स्टूडेंट एग्जैक्ट के चक्कर में लगा रहता है, उसकी उसे नीड होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है 8 पॉइंट कुछ से गुणा करना है। अगर मैं इसको 8 पॉइंट कुछ से गुणा करूंगा तो देखना जरा, 8 से अगर मैं गुणा करूं 8 9 72, 8 3 24 में 7 जोड़ा 312, इससे तो कुछ कीमत ज़्यादा आएगी, ठीक है भाई। और अगले ऑप्शन को अगर मैं गुणा करूं 8 9 आपका 72, कैरी 7 47, 472 से कीमत कुछ ज़्यादा आएगी। रीज़न समझना, 400 300 700 80 और 84, 784 ही रुपये बने। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन है जो ऐसा हिट कर ले जाएगा,
तो देखना जरा ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन ए तो वैसे ही हट गया, 350 है ए की कीमत। ऑप्शन बी में 318 है, हो सकता है। ऑप्शन सी के अंदर ए की कीमत 220, आपको पता है एग्जिट तो कीमत आ नहीं रही है, तो वैसे ही गलत है। ऑप्शन डी में कीमत 317 और 483 आ रही है, लेकिन एग्जिट वैल्यू तो आ ही नहीं रही। एग्जिट आती तो मल्टीप्लाई होते हुए दिखता, तो वैल्यू आएगी पॉइंट्स में। और सिर्फ आपका ऑप्शन बी जो है वो इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो हम कैलकुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, जो हम कैलकुलेशन को टारगेट कर रहे हैं और जो हम अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट है। सीखने लायक वही बात है, बाकी सेम है, दोनों की सीपी इतनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दे रखी है, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको कोई खास हेडेक नहीं लेनी थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, तो ध्यान से आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें। देखना जरा क्या कहा है इसने। 43 छात्रों की एक कक्षा में 43 स्टूडेंट्स हैं, इसमें 13 ने स्पेनिश और पुर्तगाली, स्पेनिश और पोर्चुगीज जो लैंग्वेज है आपकी, पुर्तगाली बोल लेते हैं चलो, स्पेनिश और पुर्तगाली दोनों के लिए दाखिला लिया। 13 लोगों ने एडमिशन लिया स्पेनिश एंड पोर्चुगल लैंग्वेज में, ठीक है, पुर्तगाली भाषा के अंदर। 21 ने पुर्तगाली के लिए दाखिला लिया है। इसने ये नहीं कहा है कि 21 ने सिर्फ पुर्तगाली के लिए एडमिशन लिया है, ठीक। यदि कक्षा के छात्रों ने कम से कम 2 विषयों में से एक के लिए दाखिला लिया है, तो उस विकल्प का चयन करें जो केवल स्पेनिश ना कि पुर्तगाली के लिए दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को इंगित करता है। देखो आपके पास 2 लैंग्वेज हैं, 2 लैंग्वेज हैं, एक आपके पास है स्पेनिश और एक आपके पास है पुर्तगाली। क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी, या तो कोई बच्चा दोनों ही लैंग्वेज को ले लेता, या कोई स्पेनिश लेता, पोर्चुगल वाली जो लैंग्वेज है वो नहीं लेता, या फिर स्पेनिश नहीं लेता, पुर्तगाली लेता, या दोनों ही नहीं लेता। इस सवाल में एक बात उसने कह दी है कि क्लास के छात्रों ने कम से कम 2 विषयों में से एक को तो शामिल किया है, तो इसका मतलब वो केस अपना वैसे ही खत्म हो गया। बचे आपके पास ये केस बचे, और स्टूडेंट कितने हैं 43। सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि बिना किसी एरर और बिना किसी कन्फ्यूजन के सोल्व करना चाहते हैं तो दोनों का वेन डायग्राम बना लें। ये वो स्टूडेंट हैं जो स्पेनिश को बताते हैं, ये वो बताते हैं जो पुर्तगाली भाषा के हैं, और कुल मिलाकर के आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 43। सबसे पहले बीच का पार्ट भरा जाता है, तो क्या कहा 13 ने क्या ले रखा है, स्पेनिश भी ले रखा है और पुर्तगाली भी ले रखा है, भर दिया। 21 ने पुर्तगाली, अगर वो ये कहता है 21 ने सिर्फ पुर्तगाली, तो हम इधर वाला पार्ट भरते, 21 ये होता, 13 आपके पास ये होता, और ये वाला पार्ट आपका अलग से बच जाता, ठीक। जैसा कि उसने पूछा ना क्वेश्चन में कि केवल स्पेनिश वाले बताओ, आपको केवल स्पेनिश वाले आपको बताने हैं जो दोनों में कंबाइंड ना हो, पुर्तगाली में इन्वॉल्व ना हो, तो उस केस में आंसर हमारा ये वाला होगा। तो चलो पुर्तगाली भाषा की बात करते हैं, तो 21 ने ले रखा है। अब 21 बताता है पूरे के पूरे सर्कल को, 13 हमने भर दिया, तो यहाँ पर कितने लोग बचे हैं 8 और 13 21। इस सर्कल की वैल्यू कितनी है आपके पास 21, टोटल 43 है, तो इस सर्कल की वैल्यू कितनी होगी 22। पूछा क्या है, केवल स्पेनिश वाले बच्चे जो कि ना कि पुर्तगाली वाले बच्चे ये हैं, साइड में इनको कर दो, तो 22 आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा आंसर, ठीक है भाई। वेन डायग्राम है, सिंपल सा है कि अगर आप गिने चुने, मेरा मानना है कि 5-6 वेन डायग्राम आप कर लो डबल वाले, 5-6 डायग्राम वेन डायग्राम कर लो ट्रिपल वाले। वेन डायग्राम से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैथ्स के अंदर इजी कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीड करना। देखो क्या कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उचित गणितीय संकेत देता है जिससे निम्नलिखित संख्यात्मक अभिव्यक्ति को सही बनाने के लिए आपस में बदलने की आवश्यकता है। ऑल ओवर कंक्लूजन ये कह रहा है कि भाई आपको एक क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स का,
और वो सवाल क्या है, 4 प्लस का 2 माइनस का 4 इंटू में 9 और फिर आपको दिया है डिवीज़न में 12 इक्वल्स टू में आपको दे रखा है माइनस का 22। अब आपको ऑप्शन दिए हैं कि भाई ये रिलेशन तो सही नहीं होगा, सही करना है, जैसे आप चेक भी करेंगे तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको सोल्व करना है। यहाँ पर ये असल में देखा जाए तो V बोर्ड मास होता है, ठीक है। बोर्ड मास के हिसाब से पहले आपको यहाँ पर डिवीज़न, क्योंकि बाकी साइन तो मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग है, डिवीज़न को सोल्व करना है। तो 9/12 आ जाता, 4 से गुणा करते 36 में 12 का भाग चला गया 3 बार सॉरी, ये 6 में से 3 लेस कर दोगे -22 नहीं आएगा, मतलब ये बात तो गलत है। अब वो चाह रहा है कि इसको इंटरचेंज करें, तो क्या कह रहा है, प्लस को माइनस करना है। एक तरीका तो ये है कि प्लस और माइनस को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन आपको कह रहा है कि माइनस और जो डिवीज़न है उसको इंटरचेंज कर दो। चौथा ऑप्शन आपको कह रहा है कि डिवीज़न और जो प्लस को है आप आपस में इंटरचेंज कर दो। क्या तरीका हो भाई, तरीका ऐसा है, कई बार थोड़ा वो डिवीज़न से हल्का फुल्का हिंट मिल जाता है, बाकी आपको ऐसे सवालों में बाई ऑप्शन पर ही जाना पड़ेगा। सवाल अगर थोड़ा और लंबा खिंचा होता तो चूज करने में थोड़ी आसानी हो जाती, ठीक है। यहाँ जस्ट आपको चेक करना है कि प्लस को माइनस मानना है, तो देखना जरा, प्लस को मैं माइनस मानता हूँ तो 4 - 2 मेरा क्या बचेगा, प्लस का 2, ये प्लस हो जाएगा। ये 36 में 12 का डिवीज़न किया 3, 5 बन रहा है, नहीं गलत हो गया। इजी वे में सोल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना 4 + 2 6 -4, डिवीज़न में आपके पास कितना 9 और मल्टीप्लाई में आपके पास 12, 4/9 करोगे, 3 से काट दोगे तो यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ 3, वो सोल्व ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब एलसीएम जब सोल्व ही नहीं हो रहा तो परफेक्ट रिजल्ट कैसे बनेगा, हट गया। माइनस और डिवीज़न की बात करें, माइनस और डिवीज़न को आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये तो 4 और 2 6 हो गया, यहाँ डिवीज़न 4 गुणा में 9 और यहाँ पर -12। अब देखना 6 में डिवीज़न करोगे आप 4 का, 6/4 हो जाएगा, इंटू में 9, तो 54 में 4 का डिवीज़न, फिर बात पॉइंट्स में चली गई, 12 लेस करते ये नहीं आएगा। इसका मतलब करेक्ट रिजल्ट तो आपका ये है। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा ऑप्शन आपके सामने रखता, हो सकता है पहले ही ऑप्शन में बात बन जाती तो आगे जाते नहीं, दूसरे में बन जाती तो भी आगे नहीं जाते। 3 ऑप्शन तो आपको चेक करने पड़ेंगे अगर फाइनल स्टेज पर आपका आंसर है। चौथे को चेक करने की नीड नहीं थी, चेक भी करते तो देखना प्लस और डिवीज़न को इंटरचेंज कर दिया, 4 डिवीज़न 2 - 4 इंटू में 9 प्लस का 12, देखना यहाँ से तो 2 आ गया, माइनस का 36 प्लस का 12, 12 और 2 14 में से 36 लेस कर दोगे -22, ये लो जस्टिफाई हो गया। तो इन क्वेश्चंस में ध्यान क्या रखना है, देखो थोड़ा सा आपको पता हो बोर्ड मास का, बोर्ड मास के बारे में नहीं जानते तो कैसे जानोगे। कोई भी चैप्टर जो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं वासु सर से ही पढूं तो उसे यूट्यूब के ऊपर डालें और उस चैप्टर का नाम डाल दें, आगे लिख दें वासु सर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उनके अंदर आपको बता रखा है। या फिर सेशंस को आप रेगुलर देखते हैं तो मैं गाइड भी करता रहता हूँ कि भाई जिस बच्चे का बेसिक अच्छा नहीं है, जो तैयारी करना ही स्टार्ट करना चाह रहा है अभी, तो वह ऐसा करे कि रेलवे सीरीज़ के अंदर हमने 90 लेक्चर्स डाल रखे हैं, उनकी PDF आपको वासु स्टडी IQ नाम का जो टेलीग्राम है उस पर मिल जाएगी। या फिर आप क्या करो, वासु सर डाउट ग्रुप नाम से डालोगे, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से डालोगे तो डाउट ग्रुप मिलेगा, उसमें भी आप कह सकते हैं कि भाई मुझे PDF नहीं मिल रही, वैसे तो फाइल सेक्शन में मिल जाती है लेकिन नहीं मिल रही तो वहाँ से ले लो, इनके निकाल लो प्रिंट आउट। लगभग 1750 ये क्वेश्चंस हैं, इनमें जो जो पार्ट आपको ठीक नहीं लगते कि भाई आपके एग्जाम में नहीं आते उनको मत पढ़ो, प्रिंट आउट तो निकाल लो, उनको मत पढ़ो, सेशंस को छोड़ दोगे, बचे हुए पार्ट को पढ़ लो। और फिर जो मैं आपको ये सीरीज़ लगवा रहा हूँ इनको लगाएं, इनसे आपके पास अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को एक्चुअल में कैसे डील किया जाता है, कैसे टाइम को बचाया जाता है। अगर एग्ज़ाम की डिमांड सिर्फ नॉलेज है तो कैसे हम लोग खुद को तैयार करें कि थोड़ी सी मेहनत में ही आउटकम अच्छे आ जाए। तो इतना सा आपको काम करना है, कुछ मेहनत तो है, देखो बिना मेहनत काम नहीं चलता है, कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ आपको एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, तभी जा करके ऑल ओवर कंक्लूजन निकल पाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। आपके सामने एक सीरीज़ दे रखी है
और उस सीरीज़ के अंदर आपको बतानी है कि रॉन्ग टर्म कौन सी है। खुद के बेसिस पर आप प्रयास करें। देखो सीरीज अगर मैं आपके सामने लिखता हूं तो चलो मैं लिख ही देता हूं, यहां तक दिख रहा होगा बिल्कुल। ये आपके पास 2 है, देन 4 है, फिर 3.5 है, 6.5 है, फिर 5.0 है, फिर 9 है, उसके बाद 6 पॉइंट आपके पास 5 है, फिर 12.5 है, और उसके बाद 8 है, उसके बाद 14 है। रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करनी है। काम की बात सुनो, देखो सीरीज जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। कम से कम आपने 100 सीरीज तो अलग अलग टाइप की या गिने चुने 8-10 पैटर्न होते हैं उनकी आपने लगा रखी हो, बस 100 ही है, उसके बाद काम चल जाएगा। आपकी एग्जाम का नेचर ही ऐसा है। सीरीज कॉमनली क्या होती है, प्लस का पैटर्न, माइनस का पैटर्न, प्लस माइनस का कंबाइंड पैटर्न, मल्टीप्लाई डिवीजन का पैटर्न, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवीजन, कुछ स्क्वायर का इन्वॉल्वमेंट, क्यूब का इन्वॉल्वमेंट, डिफरेंस से सीरीज जनरली सोल्व हो जाती हैं। सीरीज बहुत लंबी है, अप डाउन चल रहे हैं तो हो सकता है 2 सीरीज एक साथ में चल रही हो। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको अगर पता है तो काम चल जाएगा। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सीरीज जो है वो कैसी है आपकी, 2 से 3.5 चले गए, 1.5 बढ़ाया, 1.5 फिर बढ़ाया, 5 बन गया, फिर 1.5 बढ़ाया, 6.5, फिर आपका 8, मतलब ये तो करेक्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, 4 में 1.5 बढ़ाओगे 6.5, 6.5 में 2.5 बढ़ाओगे तो ये 6.5, फिर 2.5 बढ़ाओगे तो 9, 9 में 2.5 बढ़ाओगे तो आएगा 11.5, और उसमें 2.5 बढ़ाओगे तो 14। तो असल में देखा जाए तो ये जो पार्ट है इसका क्या है, रॉन्ग। बहुत बड़ी सीरीज चल रही होती है तो ये कॉमन सा दिमाग लगाया जाता है कि कहीं मल्टीपल सीरीज, मतलब मेनली मल्टीपल में 2 ही चलेंगी या तो इससे ज़्यादा तो चल नहीं पाएंगी। तो ये कॉमन सा लॉजिक था इस सवाल का। या फिर आप ट्राई करते तो डिफरेंस से भी आपकी कोई ना कोई बात बनती। डिफरेंस से कैसे, पहले आपने क्या किया है, 2 ऐड किया, फिर हाफ हटाया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर हाफ हटाया, फिर आपने 4 ऐड किया, फिर हाफ कम किया, फिर आप 5 ऐड करोगे तो 11.5 आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस सीरीज को सोल्व करने का एक ही तरीका था। सबसे ट्रेडिशनल तरीका होता है लेफ्ट टू राइट, जैसे आप मूव कर रहे हैं डिफरेंस लेते हुए चलो। प्लस में डिफरेंस है प्लस में रखो, माइनस में डिफरेंस है माइनस में रखो, तो उससे भी हो जाएगा। तो 2 तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास थे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। देखो अमन ने 70,000 रुपये का निवेश शुरू किया, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया बिजनेस के अंदर। राखी ने 6 महीने के बाद 1,05,000 रुपये की राशि के साथ उसके साथ शामिल हो गई। सागर ने अगले 6 महीनों के बाद 1.4 लाख रुपए के साथ उनके साथ शामिल हो गया। 3 वर्षों बाद अमन, राखी और सागर के बीच अर्जित लाभ की राशि का अनुपात ज्ञात करें। 3 लोग हैं आपके पास, एक तो अमन है, एक आपके पास राखी है और एक आपके पास है सागर। 3 लोगों के, अब देखो असल में देखा जाए तो बिजनेस में एक काउंट की जाती है बिजनेस वैल्यू। ये असल में होती क्या है, ये होती है कि आपने पैसा कितना लगाया और आपने पैसे को कितने टाइम तक लगाया, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत बेसिक सी अप्रोच है। पीछे जो मैंने पढ़ा रखे हैं पार्टनरशिप वगैरह के क्वेश्चन उनमें आपको मिल जाएगा, पढ़ भी सकते हैं पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। तो अमन ने 70,000 रुपये, उसने 1,05,000 रुपये और 1.4 लाख को 1,40,000। तो मैं इनके क्या करूं, तीनों के ही जीरो हटा दूं 3-3, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होगी। ए ने 70,000 रुपये लगाए हैं, अमन ने, राधा ने कितने लगाए हैं यहाँ पर, राखी ने 105,000 मान लो, 1,05,000, और इसने 140,000 मतलब 1,40,000। टाइम की बात करें तो अमन का पैसा 3 साल के बाद की बात कर रहा है तो 36 महीने तक लगा रहा। राखी 6 महीने बाद आई है तो इसका मतलब इसका पैसा 30 महीनों तक लगा रहा।
सागर की बात करें, इसके भी 6 महीने बाद आया, मतलब 2 साल के लिए पैसा लगा 24 महीने तक। सिंप्लीफाई कर दें तो 6 से तो ये कट ही रहा था, 6 आ गया, 5 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 से कट रहा है 14 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से इसे काटोगे 2 बार 8 बार। इसके बाद देखो 7 से भी कट रहा है, 7 से 2 बार और 1 5 15 बार, 7 से काटा 4 बार, गुणा कर दो, 6 गुणा में 12, ये आपके पास 15 और 4 गुणा में 4 16। यही बात थी जो वो आपसे जानना चाह रहा था। तो ये तो बस सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसी के बेस पर सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। पार्टनरशिप में अगर जिस बच्चे को इसका यूज करना आता है, मेरा मानना है कि कोई सिंगल सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो उस बच्चे से सोल्व ना हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्या कहा कि अपने कुएं के लिए एक लिफ्ट पंप खरीदने के लिए सुनील ने 12.5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि दर के हिसाब से 3 साल के लिए 16,000 रुपये उधार लिए। इस मूलधन पर ब्याज में क्या अंतर होता यदि उसने इसे साधारण ब्याज पर उधार लिया होता, ठीक है। वो इतना ही पूछना चाह रहा है कि पैसा जो है वो 3 साल के लिए उधार ले लिया है, प्रिंसिपल आपका है कितना, प्रिंसिपल है आपका 16,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12.5%, जिसका सिंपल सा मतलब होता है 1/8, अपोन में 100 करोगे, सोल्व करोगे 1/8। 3 साल की बात चल रही है तो पहले साल ब्याज, दूसरे साल ब्याज और तीसरे साल ब्याज, ठीक है। अब वो इतना पूछना चाह रहा है कि ये तो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले लिया, अगर सिंपल इंटरेस्ट पर लेता तो उसका जो अब ब्याज पे कर रहा है और जो उसे करना होता उसके बीच कितना डिफरेंस होता। तो सोल्व कर लेते हैं। पहले साल ब्याज कितना होगा, इसका 1/8 करोगे आप, पहले साल CISI में कोई फर्क नहीं होता है तो 2,000 रुपये ब्याज हो गया। अगले साल एक मेथड है ये आपका फर्स्ट, ठीक है। अगले साल इन दोनों पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस पर तो 2,000 मिलने ही थे, लेकिन इसके ऊपर भी 1/8 करके लोगे तो 8 2 16, फिर 5 और 0 250 रुपये। तीसरे साल क्या होगा, इस पर भी ब्याज और इन तीनों पर भी ब्याज, तो इसका 1/8 करोगे तो 2,000 आ जाएगा, इसका 1/8 करोगे तो 250 आ जाएगा, इसका 1/8 करोगे 250 आ जाएगा, इसका 1/8 करोगे 3 बार डिवीज़न, 1 बार डिवीज़न, फिर 2 बचा है तो 16 में 2 और 5 ये आ गया। ऊपर वाली जो लाइन है वो किसको बताती है भाई, ऊपर वाली बताती है सिंपल इंटरेस्ट को, और ये पूरा का पूरा किसको बताता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। और ये जो पैसा है, ये जो असल में ब्याज पर ब्याज बन रहा है, यही उसने एक्स्ट्रा दिया है। असल में आपसे CI और SI का अंतर पूछ रहा था, जो कि यही होता है 250 250 250 750 750 में 31 जोड़ोगे 781.25 रुपये, ये आंसर आ गया, ठीक है। इन क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक अप्रोच और बताई थी, अप्रोच सेकंड को डिस्कस कर देते हैं। असल में मामला क्या था वही इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे मेरे से CI पढ़ चुके हैं, चाहे रेलवे सीरीज में ही क्यों ना पढ़ा हो, तो भी वो सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आपको बताया था कि 3 ईयर के लिए जो कॉन्सेप्ट चलता है वो आपका चलता है 331। इसका मतलब प्रिंसिपल का 16,000 था, 3 बार 3 साल के लिए इसका 12.5% मतलब 1/8 ब्याज मिलेगा, वो कितना होगा 2,000, 3 बार निकाला। इसका भी 1/8 करोगे 250 रुपये, ये भी 3 बार, इसका 1/8 करोगे 1 बार 3 31.25 रुपये। ऊपर वाली लाइन आपको सिखाई है किसको रिप्रेजेंट करती है, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट को। एक्सप्लेन किया गया, रटवाया नहीं गया आपको कि कैसे बने, ये CI को ये बात आपसे पूछ रहा है। 750 31.25 ऐड करोगे तो 781.25 रुपीज़, ये आंसर हो गया। अगर आपकी ठीक ठीक कमांड है तो एग्जाम हॉल में ये नहीं लिखना था, ये नहीं लिखना था, 2,000 का 1/8 कर सकते थे, सीधे सीधे आप इस सवाल को इस वे में सोल्व कर सकते थे अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स को लेकर के टाइम दिया है तो। चलो भाई यहीं तक आज का अपना सेशन रखते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हमने MPPSC के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा UPPSC के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे।
आरएएस एग्ज़ाम राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कुछ सवाल थे, वो भी हमने डिस्कस किए थे। हालांकि मैथ्स के नाम पर उन पेपर्स में कोई दम वाली बात थी नहीं। मैंने पीछे के 4-5 पेपर्स देखे थे, जैसे 2018 में जो कंडक्ट हुआ था, उससे पहले 13 के आसपास में कंडक्ट हुआ था, रिसेंट में हुआ था, तो ये सब मैंने देख लिए। राजस्थान के आरएएस के पेपर में मैथ्स में कोई दम वाली बात नहीं थी। अब तक जो सबसे बेहतरीन मुझे लगा है, जितने भी मैंने ये 4 स्टेट कवर कर लिए हैं, उनमें महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली मैथ सेक्शन के और रीजनिंग सेक्शन के, ये बड़े ही बेहतरीन लेवल के सवाल इन्होंने पूछे हैं कुछ कुछ तो। और बाकी आप सेट देख रहे होंगे, जैसे पिछले सेट में भी हमने एमपीएससी को डिस्कस किया था। आज के सेट के अंदर भी 1-2 सवाल छोड़ दो, बाकी सारे के सारे प्रीवियस ईयर में हैं। कुछ एक पेपर और हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट को छोड़ दें, जो यूपीएससी का पार्ट है वो हम लोग सीरीज अलग से चलाएंगे और सारे के सारे पेपर कवर कर देंगे। अगर आप किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपके पेपर में सी सेट का सेक्शन होता है और उसके अंदर क्वांट का सेक्शन पूछा जा रहा है, कोई भी XYZ आपका स्टेट हो, और आप ये चाहते हैं कि सर ये कुछ पेपर्स हैं, अब तक इनकी वेबसाइट के ऊपर 5 पेपर अवेलेबल हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, तो आप नीचे जो डाउट ग्रुप बना हुआ है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, उस पर सेंड कर दें, क्योंकि जब तक ये सीरीज चल रही है तब तक हम लोग इनके अंदर इनको शामिल कर सकते हैं। जैसे ही ये सीरीज PSC की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम लोग इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है आपको काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़े। तो ये आप जितने भी पेपर से प्रयास ये करना, ऐसा मत करना कि सर मुझे पंजाब सर्विस कमीशन का है 2 पेपर मिले थे, इनको कई सारे पेपर होंगे, तो प्रयास कर लेना। थोड़ी सी मेहनत है, आधे पौन घंटे की, सारे के सारे PDF एक साथ कलेक्ट करना और उनको डाउट ग्रुप के ऊपर सेंड कर देना, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में उनको उठा लेंगे, टाइपिस्ट के पास उनको सेंड कर देंगे, जैसे ही प्रिंट होकर के आते हैं आपके सामने उनको रख दिया जाएगा, ठीक। ये अपनी प्रोसेस है। बेसिक कहाँ से कवर करें, तो मैंने बताया था रेलवे की 90 डेज की सीरीज की PDF निकालो, प्रिंट आउट निकलवाओ उसका। हर एक PDF के अंदर कोई भी PDF है, जैसे क्लास नंबर 43 देखनी है, मोबाइल में जो आपके पास PDF होगी 43 पर जाओ, क्लिक करो, तुरंत के तुरंत वीडियो क्लास में एंटर कर जाओगे। तो ये सिंपल सी अप्रोच भी है, जिसके अंदर आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन ठीक लगते होंगे। सेशन को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कैसे लगते हैं सेशंस कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई और सजेशन है तो भी आप वो रख सकते हैं। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।